हेलो। अब आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को, सभी लोगों को? हेलो। चलिए, अभी आपका लगता है माइक जुड़ रहा है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? चलिए, वैसे भी थोड़ा आज लेट हो रहा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम शेयर करते हैं आज के बगैर रुके हुए, चूंकि टाइम बहुत लग सकता है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि ये मैंने शेयर किया आप लोगों को, और इसको देखिए, और 1 मिनट। तो इसको हम शेयर करते हैं। ये मैंने शेयर किया है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है? ओके। हेलो। हेलो। आपका माइक ठीक हुआ? चलिए, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, ठीक है। तो चलिए, इसको हम शुरू करते हैं। आज का जो है इम्पोर्टेंट, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें आज जो जो टॉपिक होगा, वो मेन टॉपिक पे हम लोग जो फोकस करेंगे वो इस तरह से है, आप देखेंगे। तो ये उसी का जो है सेकंड का, ये बेसिकली ये बी पार्ट है। ए हमने लिखा है, ये बी है बेसिकली। इसमें हम लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट कैलकुलेट मोर देन 3000 बिलियन टन्स ऑफ आइस लॉस्ट फ्रॉम अंटार्कटिक आइस शीट। जैसे आप यहाँ से देखें, अंटार्कटिक आइस शीट ओवर 25 ईयर, यानी 25 साल के अंदर तकरीबन आप देखेंगे कि 3000 अरब टन जो है, तो वो अंटार्कटिक का आइस लॉस हुआ है। वो किस किस जगह से लॉस हुआ है, और उसमें खास करके जो पिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखेंगे, photosynthesis had could lead new ways to generating renewable energy. So renewable energy is very important, and basically photosynthesis, यानी जो photosynthesis होता है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से नॉर्मली हम लोग जानते हैं जितना लाइफ है, खास करके जो जितने भी पौधे हैं वो जानते हैं फोटोसिंथेसिस से एनर्जी प्राप्त करता है। और बहुत सारे दिन जैसे ये हो गए, जैसे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, तो उसमें जो टर्म यूज करते हैं, जिस तरह के डिवाइस यूज करते हैं, वो फाइनली क्या होता है, वो आपको 10 साल 20 साल के बाद जाके वेस्ट बन जाता है। तो वो भी पॉल्यूशन करता है। तो उससे बचने के लिए एक क्लीन एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस किस तरह से काम करता है, उस पे ये स्टडी किया गया है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे, मेजरिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्यूरेटली। अभी तक जितने भी क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणियां की जाती है, प्रिडिक्शन किया जाता है कि फ्यूचर में इतना होगा इतना होगा, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, खास करके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का। खास करके तो ग्रीन हाउस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ग्रीन हाउस की वजह से होता है, और ये ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट की वजह से ये होता है। तो इसको एक्यूरेटली किस तरह से समझना है, वो थोड़ा कोशिश किया गया है समझने का। इसी तरह से चाइना हंटिंग द वर्ल्ड मोस्ट इल्यूसिव पार्टिकल अ माइल रेडिएटिव ओशन की ओर। तो ये बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लिनो डिटेक्टर है, जिस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है और आप लोगों को पिछली बार दिया था। वो है इसमें कि क्या 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 पॉइंट है, उसको भी हम एक एक नजर से देखेंगे।
और इसको और डिटेल से आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो है उस पर जाके जरूर इसको देखेंगे। उसी तरह से पांचवा है, साइंटिस्ट में हैव अनकवर्ड द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ मेटियोर हिटिंग अर्थ। जो बेसिकली जो उल्का पिंड है, मेटियोर है, वो जब टकराता है अर्थ से, तो ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना एविडेंस जो है वो खोजा गया है। तो ये सबसे पुराना एविडेंस कहाँ खोजा गया है, जब उल्का पिंड टकराते हैं तो क्या होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड का तीन सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट क्रेटर, यानी जो उल्का पिंड के टकराने से जो क्रेटर बनता है उसको इम्पैक्ट क्रेटर कहते हैं, वो कहाँ कहाँ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसी तरह से देखेंगे न्यू एक्सपेरिमेंट ट्रांसलेट क्वांटम इंफॉर्मेशन बिटवीन टेक्नोलॉजीज इन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द क्वांटम इंटरनेट। यानी अभी जो हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा फास्ट होने वाला है क्वांटम इंटरनेट। तो क्वांटम इंटरनेट के जो कुछ की पॉइंट है उसकी डिस्कवरीज हुई है, और ये डिस्कवरी जो है बेसिकली जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ क्वांटम के बीच में, इसको लेकर के ये बताया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Scientists calculate more than 3,000 billion tons of ice lost from the Antarctic ice sheet over 25 years. ये जो मैंने बताया इसमें है क्या कि बेसिकली साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द फास्टेस्ट चेंजिंग एंटार्क्टिक रीजन। ये एंटार्क्टिक रीजन जो है ये काफी तेजी से आप देखेंगे तो ये चेंज हो रहा है, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये जो एंटार्क्टिक रीजन है, ये एंटार्क्टिक रीजन जो है ये फास्ट चेंज हो रहा है। ये बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है वो है दैट एमंडसी एमंडसेन सी इम्बेमेंट। तो ये एमंडसेन जो है वो इम्बेम सी इम्बेमेंट जो है ये सबसे जो है सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। और बेसिकली इसी का स्टडी किया गया है, और इससे ये पता चला है कि तकरीबन 3,000 बिलियन, यानी 3,000 बिलियन टन जो है आज 25 साल में, ओवर द 25 ईयर पीरियड में लॉस हुआ है। तो एमंडसेन इम्बेमेंट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इफ द ऑल लॉस्ट आर्ट, यानी जो एमुंडसेन इम्बेमेंट में जो स्टडी किया गया, और ये स्टडी जो किया गया है वो किया गया ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा। और इसमें जो किया गया है, इसमें जो आइस लॉस्ट हुआ है उस आइस को अगर हम एक जगह जमा कर दें, यानी एक जगह जमा करें तो ये इतना ऊंचा हो जाएगा, यानी सतह से अगर सिर्फ जमा करना शुरू करें इस आइस को तो सतह से 2 किलोमीटर टॉल हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर ऊंचा हो जाएगा अगर हम सतह पे इसको जमा करना शुरू कर दें। और अगर हम सतह पे इसको फैला दें तो ये तकरीबन 61 किलोमीटर हो जाएगा। इफ इट वेयर टू कवर द सरफेस इट वुड बी स्टैंड एट 61 किलोमीटर। तो ये 61, ये इतना बड़ा आइस लॉस हुआ है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी जो इंग्लैंड है, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड वगैरह मिला के जो यूके है, उस यूके से 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम, 4 टाइम ग्रेटर देन यूके। तो ये, तो इसके बारे में देखें तो बेसिकली एमुंडसेन जो इम्बेमेंट है ये बेसिकली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सी लेवल राइज में। तो अब ये सी लेवल राइज कैसे होता है, बेसिकली आइस जो होता है समुद्र में, इसको भी थोड़ा समझिए। वैसे जो आप लोग कुछ बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे थे, तो जो जिन लोगों को नोट चाहिए ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट का भी अगर नोट चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ जरूरत हो तो। और हम आप लोगों से बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिनको मैं भेजता हूँ सारा मटेरियल, उनसे हम एक बार फिर से बात कर लेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पीटी का, मेंस का, तो वो नोट्स या जो भी सुविधा होगी, जो भी सहायता होगी, हम जरूर करेंगे आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये समंदर है, और ये देखिए, और ये तो आइसबर्ग यहाँ भी रहता है, यहाँ भी आइस रहता है, यानी जो आइस होता है इसको कहा जाता है सी आइस। ठीक। और कुछ आइस जैसे अंटार्कटिका, ऐसा कुछ कीजिए ये अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका के ऊपर क्या है, ये ग्लेशियर सब जगह हो, यहाँ भी आइस है। यहाँ आपको क्या होता है, आइस शेल्फ होता है, आइस शेल्फ।
तो ये आइस शेल्फ जो होता है, ये आइस शेल्फ। अब क्या होता है कि जैसे ये आइस है, ये आइस है, ये आइस है, अगर ये आइस यहाँ पिघलेगा, ये आइस यहाँ पिघलेगा, तो इसमें सी लेवल राइज नहीं होगा। ठीक उसी तरह सपोज कीजिए हम इसमें बर्फ मिला दिया जाए और इसको हम जमा दें, इस पानी को, तो इसके लेवल बर्फ जमने पर थोड़ा बढ़ जाता है। बताइए आपको, आइस का जो है सो आयतन थोड़ा कम हो जाता है। जब वही आइस, इसमें अगर ये बर्फ है, ये पिघल जाएगा, तो क्या होगा कि ये इसका जो ये लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल नीचे चला जाएगा क्योंकि आइस होता है। लेकिन अगर इसी में हम आइस डाल दें ऊपर से, जब ऊपर से हम आइस डालेंगे और तब जब पिघलेगा तब इसका लेवल राइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐड हो गया पानी। ठीक उसी तरह ये आइस अगर पिघलेगा, ये आइस अगर पिघलेगा, तब क्या होगा कि इसमें तो ऐड हो जाता है पानी, और जब ऐड हो जाएगा तब सी लेवल राइज करेगा। तब क्या है, सी लेवल राइज करेगा। इस पे मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया है, आप लोग बनाइए डेली, वो 10 बजे आपको आ जाता है हमारे चैनल पे। तो आप जरूर उस क्वेश्चन को बनाइए, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग बना भी रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप इससे देख सकते हैं कि ये आइस शेल्फ के पिघलने से सी लेवल राइज होगा, और सी आइस के पिघलने से सी लेवल राइज नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं। तो यहाँ टू मेजर ग्लेशियर फ्रॉम द एमन से एमनसेन इम्बैंकमेंट की बात हम करें, तो सुनिए, तो इसमें सॉरी 20 मेजर ग्लेशियर, ये जो है 20 मेजर ग्लेशियर था कहाँ, एमनसेन सेंट इम्बेमेंट में। तो अमंडसेंट इम्बेमेंट में जो है तो तकरीबन 20 था, और ये कहाँ हुआ है, वेस्ट अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग में है ये। सो मच वाटर इज हेल्ड इन द स्नो एंड आइस दैट इफ इट will we were to all drain into the sea, global sea level rise could increase by more than 1 मीटर। यानी इतना ये था, अगर इसको पूरी तरह से ये ड्रेन हो जाए, ये ग्लेशियर, तो जो ग्लोबल सी लेवल राइज है वो तकरीबन 1 मीटर ऊंचा हो जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि ये अगर पूरी तरह से पिघल जाएगा तो कितने अर्थ का जो है कोस्टल सिटी डूब जाएंगे। यानी इसका जो हो जाएगा कितना, 1 मीटर आपका राइज कर जाएगा सी लेवल। उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग, तो एक और टर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना है आपको इसी में। बाकी ये सारा और ज्यादा डिटेल आपको हम पीडीएफ में दे दिए हैं, लेकिन यहाँ हम कोशिश करते हैं जो मेन मेन पॉइंट है उसको कवर करने का। तो स्नो ड्राउट एंड हैवी स्नोफॉल, तो स्नो ड्राउट और हैवी स्नोफॉल को आप देख सकते हैं। तो स्नो ड्राउट यानी जो बर्फ का सूखा है उसको क्या कहते हैं, और हैवी स्नोफॉल जो है वो दोनों चीज देखा गया। तो अंटार्कटिका में हुआ क्या था, 2000 2009 एंड 2030, यानी 2009 और 2013 के बीच में जो मॉडल रिवेल्स, जो बेसिकली ये जो डेटाज है, ये डेटाज क्या होता है, सेटेलाइट से लिया जाता है। खास करके इसमें सेंटियल नेली 1 सेटेलाइट है, उससे लिया गया है। तो इससे ये पता चला, जो काफी प्रिसाइजली लो स्नोफॉल हुआ, प्रिसाइजली लो स्नोफॉल, यानी लगातार आप देखेंगे तो लो स्नोफॉल, यानी इतना कम स्नोफॉल कि उससे क्या होता है, कम स्नोफॉल होने से जो भी आइस सेल है उस पर स्ट्रीच पड़ता है, और वो टूटने लगते हैं, और टूट के क्या होता है, समुद्र में गिरने लगते हैं। तो इस तरह से जो लो स्नोफॉल हुआ उसको कहा गया स्नो ड्राउट, यानी बर्फ का सूखा। यानी लगातार आपका स्नो ड्राउट मतलब लो स्नोफॉल हो रहा था, कब से कब तक, 2009 से 2013 तक, यानी तकरीबन 4 साल के बीच। द लैक ऑफ नर्सरिंग स्नोफॉल स्टॉप द आइस, यानी इससे क्या हुआ कि आज आइस शीट में बर्फ की कमी हो गई, एंड काउज इट टू लूज आइस। अब क्या हो गया कि बर्फ की कमी होगी तो उसका आइस लूज होगा, देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग 24% मोर सी लेवल राइज। अब क्या हुआ, जो नॉर्मल में होना चाहिए था उससे तकरीबन देखेंगे 25% सी लेवल राइज हुआ एवरेज के रूप में। आप देखते हैं आगे, तो उसमें
और इसका अपोजिट देखेंगे तो हैवी स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ये हैवी स्नोफॉल जो हुआ था 2019 और 2020, 2019 एंड 2020 में, यानी ये इसके दौरान जो वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ, और इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ कि साइंटिस्ट जो इसको एस्टिमेट किया कि ये जो आगे का 25% जो होने वाला था, तो वो लॉस, उसको ये मिटिगेट करने की कोशिश किया, यानी मिटिगेटेड द सी लेवल, यानी जो सी लेवल इस एरिया में था उसको मिटिगेट किया, इसलिए उतना राइज नहीं हुआ। तो ये भी काफी आप देखेंगे ये तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अमेंडमेंट सी इम्बेमेंट। तो अमेंडमेंट सी इम्बेमेंट जो है, ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली हम जानते हैं कि अमेंडसेंट जो है, जिस सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला व्यक्ति था, ये भी जीके में आप लोग याद रखिएगा। ये इसी के नाम पे ये इम्बेमेंट पड़ा है। इम्बेमेंट का मतलब होता है जो छोटा खाड़ी, जो मतलब एक आइस शेल्फ से जुड़ा हुआ छोटा खाड़ी को इम्बेमेंट कहा जाता है, यानी बे का छोटा, जिस तरह से कोई चीज का छोटा टुकड़ा होता है उस तरह से। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे इसी में, तो न्यू ग्लेशियर जो थे इस एरिया में जो टूट के नए बने थे, उसका भी नाम रखा गया। तो ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे वाला किया गया है, इसको किया। तो आइस लॉस फ्रॉम द रीजन ओवर द पास्ट 25 ईयर हैज सीन रिट्रीट ऑफ द पाइन आइलैंड ग्लेशियर। ये पाइन आइलैंड ग्लेशियर जो है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PIG, यानी पीक। फाइन आइशियन ग्लेशियर को शॉर्ट फॉर्म में पिक कहा गया है। अब इसको देखिए, तो एज रिट्रीट वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी, अब जब ये रिट्रीट कर रहा था ग्लेशियर, यानी ये चट रहा था, टूट रहा था, तो टूटने के बाद इसका क्या होता है, ट्रिब्यूटरी बनता है। सो एज इट रिट्रीट वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी detached from the main glacier and rapidly accelerated. The place name, UK Antarctic Place Names Committee named glacier Piglet Glacier. Named it Piglet Glacier. अब हुआ क्या कि आप देखेंगे कि ये जब रिट्रीट हुआ, तो रिट्रीट होने के बाद इस ग्लेशियर, इससे एक ग्लेशियर टूट गया। अब ये जो टूटा, तो इसको कहा गया पिगलेट ग्लेशियर। ये कहाँ से गया था, पाइन आइलैंड ग्लेशियर से, जिसको शॉर्ट में पिग, तो पिग का पिगलेट, इस तरह से नाम रखा गया। तो ये रखा गया है, जो मैंने बताया था, ये ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे रखा गया है, और उसी का जो यूके अंटार्कटिक प्लेस नेम कमिटी है, एक कमिटी है, उन्होंने इसका नाम ये रखा है। अब इसको देखें तो चलिए हम एक चीज और दिखाते हैं, इसका मैप। जैसा कि अब जानते हैं आप लोगों को, मैं मैप की क्लास ले रहा हूँ, और आप लोग जरूर मैप क्लास में शामिल होइए सब लोग, क्योंकि मैप में बहुत सारी चीज देने वाले हैं, और मैप में कोई खास नोट्स होता नहीं, तो इसीलिए मैप्स का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें एक एक चीज कोशिश करते हैं आप लोगों को क्लियर कट करके बताने का। तो ठीक उसी तरह जो ग्लेशियर का नेम्स दिया गया है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है, तो इसको जरूर आप देखिएगा। ये देखिए, ये है आपका अंटार्कटिका, और ये आप देखिए ये क्या है, ये वेस्टर्न अंटार्कटिका, यही है, यही है एमंडसेन इम्बेमेंट बे, ये मतलब जो है तो ये वाला है। तो ये है आपका, अब इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ देखिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये पूरा, ये क्या है, वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शेल्फ। तो वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शेल्फ है ये, और ये क्या है, ईस्टर्न अंटार्कटिक आइस आइस, ये वेस्टर्न अंटार्कटिक है, ये ईस्टर्न अंटार्कटिक है, यानी आप समझिए कि इसका डिवीजन इस तरह से है, क्योंकि ये ध्रुव यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो हमने बताया था आपको एमंडसेन सी है ये। अब यहीं पे आप ये देखिए, तो ये आप देखेंगे, तो ये अब यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे जो है पाइन आइलैंड ग्लेशियर, ये देखिए, ये पाइन आइलैंड ग्लेशियर है। अब यहीं पे, अब यहाँ पे आप देखिए हडसन माउंटेन है। उसी तरह से ये थ्वाट्स ग्लेशियर, ये भी याद रखिएगा, थ्वाट्स ग्लेशियर भी आ सकता है आपको, क्योंकि ये ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कयामत का ग्लेशियर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जो है टूट के अंटार्कटिका के जो सी आइस है इधर गिरा है। तो ये पाइन आइलैंड में है, ये आप देख लीजिए, ये पाइन आइलैंड ग्लेशियर था, इसी से जो टूटा है यहाँ पे, यहाँ से इस लेवल पे आप देख रहे हैं ये रीजन टूटा है, और इस रीजन का नाम रखा गया है पिगलेट ग्लेशियर। तो मैंने आपको बताया कि न्यू ग्लेशियर नेम पिगलेट ग्लेशियर। उसके बाद भी यहाँ आप देखेंगे तो स्मिथ ग्लेशियर है, उसी तरह से बहुत सारे ये है, ये पोप ग्लेशियर है, पोप ग्लेशियर है। उसी तरह से ये है डॉप्सन आइस शेल्फ। तो ये आइस शेल्फ सब डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलता है। तो ये जो एरिया है ये वेस्टर्न अंटार्कटिक है, ये ईस्टर्न अंटार्कटिक आइस शेल्फ। तो ये सारी चीजें हैं, उसको आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि मैप, और जितने भी लोग जुड़ना चाहें जुड़े, ये फ्री मैप क्लास है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस है टू लीड न्यू वेज ऑफ जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली इसको हम देखें तो रिसर्चर हैव हैक्ड द earliest stages of photosynthesis, the natural machine that power the vast majority of life on Earth, and discovered new way to extract energy from the process, basically finding that would lead the way of generating clean fuel and renewable energy. So it is very important to how to generate clean and renewable energy. Today's renewable energy, like the solar energy and other wind energy, need such type of the device which basically pollute the environment. तो होता क्या है कि ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं जो प्रेजेंट डे में। लेकिन आप देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं या जो लार्ज जो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस यूज करता है, वो बेसिकली इसको यूज, मतलब जो ये यूज होता है वो क्लीन होता है, उसके वेस्ट इस तरह से पॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो इसका जो अर्लीस्ट स्टेज है ये जानना बहुत जरूरी था। ऑल्दो एज वी नो photosynthesis is the most understandable basically phenomenon in biology, but still some sacred unknown of the photosynthesis. So तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप देखेंगे तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो अभी भी साइंटिस्ट नहीं जान पा रहे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट जो है, जो अर्लीस्ट स्टेज है, वो लोग को पता नहीं था, और वो ये पता लगाया, और कैसे पता लगाया उसके बारे में हम आगे बताते हैं। तो अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, तो ये बेसिकली अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, इसका यूज करके ये अर्लीस्ट स्टेज का पता लगा है। तो आप देखेंगे यूजिंग अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, the researcher found that chemical can extract electron from the molecular structure responsible for the photosynthesis. So, next, key to the discovery. So, first is the key to the discovery was use of ultra fast spectroscopy. So, ultra fast spectroscopy is the more important, which allowed the researcher to follow the flow of energy in the living photosynthetic cell, and femtosecond. So basically, it is a very minute time scale. It's called femtosecond scale. Basically, a thousandth of trillionth of second, thousandth of trillions of a second. तो बेसिकली ये अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अगर हम देखें तो ये बेसिकली इसमें पता लगाने में काफी कामयाब रहा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के अर्ली स्टेज में होता है वो कैसे होता है, और इससे ये पता चला कि एनर्जी फ्लो जो होता है, बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, चाहे अभी अब यहाँ देख रहे हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, सीधा वे में होता है। उसी को सही तरीके से फोर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज डालते हैं और फाइनली उसमें करंट पाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से ही बना है सब। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं साइंस में बच्चे को, तो ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फेम्टो सेकेंड के अंदर, यानी एक टाइम का बहुत ही छोटा, मतलब समझ लीजिए, यानी ट्रिलियन ऑफ थाउजेंड, यानी 1 ट्रिलियन का थाउजेंडवा भाग, मतलब हजारवा भाग। अब ट्रिलियन से मतलब जान सकते हैं, ट्रिलियन मतलब खरब से भी ऊपर होगी, उतना सेकंड में ये पता लगाया। और इसमें जो अर्ली स्टेज है ये पता लगा, और ये पता लगने से काफी इंपॉर्टेंट हुआ कि आगे इसका फ्यूचर में काफी यूज होगा। तो बेसिकली ये जो पता लगा, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, तो वो कौन से कण थे, कौन से पार्टिकल्स थे, उसका नाम था क्यूनोन। सो द क्यूनोन इज एबल टू स्टील इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन को आवाजाही कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, उसका नाम था क्यूनोन। So, a ring-shaped molecule called quinone is able to steal electrons from the photosynthesis. Quinones are common in nature and they can accept and give away electron easily. So, it is very easy to give and expect electron, which means it's easy to able electron transform between the material. So the researcher used technique called ultra fast transit absorption spectroscopy. So basically, ultra fast spectroscopy full name is ultra fast transient absorption spectroscopy, to study how humans behave in photosynthetic cyanobacteria. Basically, this practical is done on cyanobacteria. तो ये साइनोबैक्टीरिया पे किया गया था, और ये साइनोबैक्टीरिया आप देखेंगे तो इसके उससे ये किया गया था। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो क्यूनोन जो है वो नेचर है, तो ये रिंग शेप मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये रिंग शेप मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका एक ये होता है, ये क्यूनोन है। और ये क्यूनोन इसमें जो, अब ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का हमारा जो क्लोरोफिल होता है जिसमें तो उसके अर्ली स्टेज का ये मतलब पिक्चर करने का कोशिश कर रही है, ये किया था। तो ये बेसिकली रिंग शेप मॉलिक्यूल कॉल्ड क्यूनोन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, इसमें ये करता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। Measuring greenhouse effect accurately, it's also one of the important things. So basically, it's measurement of infrared radiation. So continuously measure the extent of the greenhouse effect. Infrared measurement devices called pyrogeometer are used. The long-term reliability of these measurements has now been significantly improved. This has been possible to calibrating the pyrometer into new reference devices. So basically, ये जो इंफ्रारेड हम लोग जानते हैं, जो हमारा अर्थ गर्म होता है, वो बेसिकली ये जो लो इंफ्रारेड एनर्जी होता है, नॉर्मली जो सन से आता है वो शॉर्ट वेव आता है, फिर अर्थ उसको एब्जॉर्व करता है, और अर्थ जो छोड़ता है वो हम देखते हैं, और वही पृथ्वी को गर्म करता है। और वो इंफ्रारेड एनर्जी जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो होता है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके द्वारा वो नीचे भेज दिया जाता है, यानी स्पेस में जाने के बजाय फिर से अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे एक कंबल की तरह वो काम करता है और अर्थ गर्म होता है। तो इसको कंटिन्यू मेजर किया जाता था। तो इसको एक नया इसमें कोशिश किया गया कि रिफरेंस डिवाइस का यूज करके ये पायरोजियोमीटर और दोनों को जोड़ करके एक कैलिबर करके एक नया सही तरीके से एक्यूरेट मेजर किया जाए इस ग्रीन हाउस गैस का। तो इसको हम लोग देखा, ये देखिए नॉर्मली होता क्या है, कि हम लोग जानते हैं ये लेवल, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके ऊपर में यहाँ देखिए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसी तरह से वाटर, ये सारा जो है क्या होता है कि जब सन से आता है, अब देखिए सनलाइट जो है
सनलाइट व्हाइट एरो है, तो सन से जो आता है वो शॉर्ट वेव होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो होता है ऑरेंज एरो जो आप देख रहे हैं, जो इंफ्रारेड है, ये जाता है और ये फिर फाइनली रिफ्लेक्ट होते फिर से अर्थ पे आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह से। तो इस तरह से करता है। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और मीथेन है। ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से आगे देखेंगे इसमें, तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसलिए पीटी के लिए थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, वो मेटियो प्रोजेक्ट। तो मेटियो प्रोजेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द न्यू रेफरेंस डिवाइस, जो रेफरेंस डिवाइस है, इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, कॉल्ड हेमिस्फेरिकल ब्लैक बॉडी, हेमिस्फेरिकल ब्लैक बॉडी, HSBB is such a standard. It was developed at PTB in the cooperation with the Physiopis Meteorologists Observation Towers, PMD and WR. So basically, it is in French language and World Radiation Center within European Series research project called Meteorology for the Earth Observation and Climate. Meteor project is a meteorology for the Earth Observation and Climate. तो ये मेटियो प्रोजेक्ट जो है, ये जो मैंने बताया था रिफरेंस डिवाइस, तो ये रेफरेंस डिवाइस का नाम था HSSB, यानी हेमिस्फेरिकल ब्लैक बॉडी। और ये जो इंस्टीट्यूट था वो था PTB, यानी इसका फिजिकल टेक्नोलॉजी, जो फिजिकल टेक्नोलॉजी यूनिट, ये जर्मन भाषा में बॉन्डिस्ट नाम है, यानी इंस्टीट्यूट होता है। फिजिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसका नाम है PTB का। और ये फिजियो, ये आप देख ही रहे हैं। तो ये बेसिकली जर्मन भाषा। और आप जब देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है या फ्रांस है या जर्मनी है, उसके बीच में जो कुछ भाषा है वो जर्मन, वो इंग्लिश उतना नहीं वहां बोला जाता है। तो ये उस तरह से, तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन ने इसका किया है। उसका आगे चलते हैं हम लोग। चाइना हंटिंग द वर्ल्ड मोस्ट इल्यूसिव पार्टिकल माइन beneath द ओशन फ्लोर। तो बेसिकली ये जो है, जैसा कि मैंने बताया, चाइना डिप्लॉइंग द थाउजेंड ऑफ सेंसर अंडर द ओशन सरफेस टू मॉनिटर द darkness of places of the light reveal the presence of the neutrino। तो ये न्यूट्रिनो के प्रेजेंट के लिए है। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए हैं और काफी डिटेल इसमें भी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में। तो इसमें आप यहाँ पे लिंक दिया है, आप लिंक जाके वहां भी देख सकते हैं। हमारे इसमें भेजेंगे आपको, उसमें भी वो लिंक मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें आप देखिए, तो इसमें क्या है, एनिमेशन ऑफ ट्राइडेंट, इसका नाम क्या रखा गया है, ट्राइडेंट रखा गया है। ट्राइडेंट के बारे में आपको डिटेल मिलेगा। उसी तरह से दुनिया में और कहाँ कहाँ न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और कितने तरह के हैं वो। उसी तरह से चेरनोबिल रेडिएशन क्या होता है, ये भी। चेरनोबिल रेडिएशन भी जो है, जो फास्टर देन द लाइट है, यानी लाइट से भी ज्यादा तेजी में जो कोई चीज अगर मॉलिक्यूल चलेगा, तब ये चेरनोबिल रेडिएशन होता है। तो ये भी हमने बताया है। उसी तरह से व्हाट आर न्यूट्रिनो क्या है, वो भी। न्यूट्रिनो की डिस्कवरी क्यों हुई, वाई न्यूट्रिनो आर सिग्निफिकेंट, न्यूट्रिनो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इसके लिए चाइना या जो बड़े बड़े कंट्रीज है डिस्कवरी कर रहे हैं, ये सारा इसमें है। और ये है आपका, ये देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ये जो बनने वाला है। ये मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे जाएंगे मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ये 2024 का करंट अफेयर सीरीज। हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि 15 मई तक हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा करंट अफेयर में आपको कवर करके। और जो बचेगा फिर भी उसको हम टोटल जो साल भर का मैंने 2023 का आपका किया था वादा, वो पूरा देंगे। उसी तरह से 150 प्लस क्वेश्चन देंगे। 100 प्लस क्वेश्चन मैंने कहा था, लेकिन 150 प्लस क्वेश्चन आपको देंगे। वो क्वेश्चन बनाइएगा। 15 के बाद 24 जून में आपका एग्जाम है। और उसके बाद जो कुछ वीडियो और एक दो वीडियो आप देंगे आपको जो सीरीज में, वहां पे तो वो जरूर देखिएगा आप लोग। पांचवा है, साइंटिस्ट में हैव अनकवर्ड द एविडेंस ऑफ meteor hitting on earth फीवर। तो मतलब ओल्डेस्ट एविडेंस है। ये बेसिकली 3.4 बिलियन ईयर। So geologists have discovered the earliest evidence of meteor collision with Earth. Teeny fragment melted rock showered down on the planet 3.48 billion years ago. So basically, this area basically is called पिलबारा कार्टून वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये पिलबारा कार्टून वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये
आपको मिला है, ये आप देखेंगे। तो इसी तरह से आप देखिए, तो इसके बारे में जान लें, तो ये स्फेरुल्स कहलाता है। स्फेरुल्स बेसिकली जब मेटेओर टकराता है अर्थ से, और वो आग की तरह मेल्टेड कर जाता है, और फिर वो ठंडा होके एक छोटा सा मोती के दाने की तरह बिगड़ के उसको पड़ जाता है। तो बेसिकली मेटेओर स्लैम इनटू द ग्राउंड स्प्रेइंग मेल्टेड रॉक इनटू द एयर। दिस मेल्टेड रॉक then cooled and hardened into the pea-sized heap that become buried over the eons. So let me see the oldest evidence until now. If we see the previous meteor impact, 3.47 billion year old spirals from the Pilbara crater, and the third one is 3.45 billion year old from Capwell Carton in South Africa. तो अब देखेंगे कि पहला भी ये पिलबारा कार्टून है, दूसरा भी पिलबारा कार्टून है, तीसरा जो है वो कैपबेल कार्टून है साउथ अफ्रीका में। तो आप देखेंगे कुछ ऑस्ट्रेलिया का भाग, कुछ साउथ अफ्रीका का भाग जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेनेट का कॉन्टिनेंट का पार्ट आपको मिलेगा। उसी तरह से हम देखें तो ये देखिए ये टकराता है, और टकराने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह का एविडेंस मिला। आगे चलते हैं हम। तो 3 टॉप क्रेटर आप देख लीजिए। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा क्रेटर है वोल्डफोर्ड क्रेटर है, इम्पैक्ट क्रेटर, ये 99 माइल्स या 160 किलोमीटर है। लेकिन इसका दूसरा जो देखेंगे वो है चिक्सू लैब क्रेटर, जो जिसके टकराने से डायनासोर का अंत हुआ था, आप जानते हैं। ये 180 किलोमीटर है। तो ये आप देखेंगे ये 160 है, 180 है, लेकिन इसका जो क्रेटर जो हुआ था, जो एस्ट्रॉइड टकराया 7.5 है, इसका जो क्रेटर टकराया था वो तकरीबन आप देखेंगे तो 15 किलोमीटर लंबा है, यानी 15 से 12 किलोमीटर लंबा है इसका जो एस्ट्रॉइड टकराया था। ये चूंकि काफी ओल्डेस्ट है, तो इसीलिए आपको इसके रेमिनेंट बहुत कम बचे हैं। उसी तरह से तीसरा जो है वो है सडबरी बेसिन, ये बेसिकली ओल्ड कनाडा में है। तो ये भी तकरीबन 60 से 30 किलोमीटर, टॉप 3 है। अब बस 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। तो ये न्यू एक्सपेरिमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी का है। तो इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो ऑप्टिकल फोटोन है उसके बारे में, उसी तरह से ट्रांसडक्शन के बारे में, ये 2 चीज आप जान सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है आप देखेंगे ऑप्टिकल फोटोन जो है ये बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन से